अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। आज के लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना कैसे प्रोड्यूस होती है और रेडियो एक्टिविटी का जो डिके मोड है उसकी कितनी टाइप्स है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। देखो, 1895 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था रोन्टगेन, उन्होंने एक्सरे को डिस्कवर किया। 1896 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट जिसका नाम था हेनरी बेकरल, वो फ्लोरेसेंस साल्ट यानी यूरेनियम का साल्ट को स्टडी कर रहा था, उसको टेस्ट कर रहा था, ये समझ के कि इस साल्ट से यानी यूरेनियम के साल्ट से जो रेडिएशन निकलती है वो एक्सरेज है। तो एक्चुअल में वो एक्सरेज को स्टडी कर रहा था। उनका ये कंसेप्ट था कि जब हम यूरेनियम की साल्ट को रोशनी में रखते हैं, सूरज की रोशनी में, तो वो सूरज से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है यूरेनियम साल्ट, और फिर एब्जॉर्प्शन के बाद वो एनर्जी को यानी कि एक्सरे को वो इमिट करता है। तो एक्चुअल में वो एक्सरे को स्टडी कर रहा था। तो वो अपना एक्सपेरिमेंट सूरज की रोशनी में करता था। एक दिन सूरज की रोशनी नहीं थी यानी कि बादल थे, तो उन्होंने यूरेनियम की साल्ट को पेपर में रखकर एक मेज के दराज में रख दिया, ड्रायर में, और वहां पे फोटोग्राफिक प्लेट्स भी थे। तो कुछ दिन के बाद जब उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को स्टडी किया तो उनको पता चला कि फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ इंप्रेशंस है, कुछ निशानात है। तो यहाँ से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि सूरज की रोशनी की एब्सेंस में भी यूरेनियम की साल्ट जो है वो रेडिएशन इमिट करता है। और अपनी कंक्लूजन को कंफर्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। उन्होंने क्या किया कि यूरेनियम साल्ट और फोटोग्राफिक प्लेट के दरमियान ग्लास एल्यूमिनियम का फॉयल उन्होंने रख दिया और उनको सेम रिजल्ट हासिल हुए। ग्लास प्लेट या एल्यूमिनियम की फाइल को उन्होंने यूरेनियम और फोटोग्राफिक प्लेट के दरमियान रखा। उन्होंने सेम रिजल्ट हासिल किया कि फोटोग्राफिक प्लेट पे सम इम्प्रेशन है, सम निशानात है। तो यहाँ से उन्होंने ये कंक्लूजन कंफर्म किया कि यूरेनियम एलिमेंट जो है वो सम एनर्जेटिक रेडिएशन इमिट करता है, और ये रेडिएशन पेपर में से पास होते हैं, थिक ब्लैक पेपर में से पास होते हैं, और एल्यूमिनियम की शीट में भी सम हाउ वो डिस्टेंस तय करता है। और साथ में उन्होंने ये भी कंक्लूड किया, ये भी उन्होंने डिस्कवर किया कि यूरेनियम से जो रेडिएशन निकलती है इसका टेम्परेचर से कोई ताल्लुक नहीं है, फिजिकल और केमिकल स्टेट ऑफ द स्पेसिमेन से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है, यानी केमिकल रिएक्शन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर यूरेनियम की कोई सैंपल है उसकी फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड नहीं करता। तो उसको उन्होंने नाम दिया रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। मतलब यह है कि उन्होंने ये कंक्लूड किया कि यूरेनियम का साल्ट जो है या यूरेनियम जो है वो खुद बहुत स्पॉन्टेनियसली एनर्जेटिक रेडिएशन इमिट करता है इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो इसको नाम दिया गया है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अब हम डिफाइन करते हैं कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती क्या। तो उसको हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और gamma rays by unstable atoms as their nucleus tends to break apart into other particle to attain stability is called radioactivity। अब इसका मतलब यह है कि ये कंक्लूड हुआ, ये साइंटिस्ट समझ गए कि कुछ एलिमेंट्स है जो अनस्टेबल है, उसका न्यूक्लियस जो है वो बहुत हीवी है। जब न्यूक्लियस बहुत हीवी होती है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होती है, तो उसके दरमियान जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो न्यूक्लियस के बाउंड्री पे जो प्रोटॉन होते हैं और जो सेंटर पे प्रोटॉन होते हैं, उसके दरमियान न्यूक्लियर फोर्स कम होती है। जब न्यूक्लियर फोर्स कम होती है तो कूलम फोर्स ज्यादा हो जाती है।
तो वो एक दूसरे को रिपेल करना चाहते हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होती है। तो स्टेबल करने के लिए वो न्यूक्लियस कुछ पार्टिकल्स इमिट करती है या रेडिएशन इमिट करती है। वो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल हो सकते हैं या गेमा रेडिएशन हो सकते हैं। तो जब अनस्टेबल न्यूक्लियस इस टाइप ऑफ पार्टिकल्स या रेज को इमिट करते हैं तो एक वक्त आ जाता है कि वो स्टेबल हो जाती है, न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल हो जाती है। चूंकि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का ताल्लुक न्यूक्लियस से है, न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होती है तो वो रेडिएशन इमिट करते हैं या अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल इमिट करते हैं। और ये बात नोट करें कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक न्यूक्लियस है वो अल्फा पार्टिकल भी इमिट करे एट द सेम टाइम और बीटा पार्टिकल भी इमिट करे। हाँ, ये पॉसिबल है कि कोई भी न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल या गेमा रेस को वो इमिट कर सकते हैं, लेकिन अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल एट द सेम टाइम वो इमिट नहीं कर सकते हैं। तो ये मेन रीजन है कि कैसे रेडियोएक्टिविटी फिनोमेना प्रोड्यूस होती है। और रेडियोएक्टिविटी फिनोमेना है क्या? जब कोई न्यूक्लियस बहुत हेवी होती है तो वो स्पॉन्टेनियसली खुद बहुत एनर्जी या पार्टिकल को इमिट करता है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहती है। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और ये चूंकि नेचुरल है, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम हमारे नेचर में मौजूद है, तो वो वक्त के साथ जो है खुद बहुत डिके करता है। अल्फा पार्टिकल बीटा गेमा रेडिएशन इमिट होती है। या रेडियम है, वो खुद बहुत डिके करती है, एक एलिमेंट से दूसरी एलिमेंट में कन्वर्ट होती है। जैसे कि रेडियम जब डिके करता है तो रेडान प्रोड्यूस होता है, यानी वो न्यूक्लियस जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम रेडियम टू रेडान। तो ये मेन रीजन है नेचुरल रेडियोएक्टिविटी की। अब जब नेचुरल रेडियोएक्टिविटी हेनरी बेकरल ने डिस्कवर की है तो कुछ टाइम बाद साइंटिस्ट को ये पता चला कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो 3 टाइप्स के रेडिएशन को इमिट करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि वो है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गेमा रेडिएशन। अब क्वेश्चन यह है कि उनको कैसे पता चला कि 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन वो इमिट करते हैं। इसके लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने एक रेडियम का सैंपल लिया, चूंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। उस रेडियम की सोर्स को उन्होंने लेड के बॉक्स में बंद कर दिया गया। लेड का बॉक्स जो है वो रेडिएशन को स्टॉप करता है, उसमें से रेडिएशन पास नहीं होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि लेड के बॉक्स में से एक सुराख छोड़ दिया गया ताकि एक खास डायरेक्शन में अल्फा बीटा एंड गेमा रेडिएशन पास हो। और साथ में एक फोटोग्राफिक प्लेट रखा गया ताकि जो भी रेडिएशन उस लेड बॉक्स से निकलती है वो फोटोग्राफिक प्लेट में से स्ट्राइक हो। और इस एपरेटस को उन्होंने एक चेंबर में बंद किया और वो चेंबर एवैक्यूएटेड था, मतलब है कि उसमें वैक्यूम क्रिएट किया था, कोई एयर वहां पे नहीं था। फिर इस होल एपरेटस को, होल चेंबर को उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह रखा कि परपेंडिकुलर हो। मतलब यह है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेपर है, इनटू द पेपर का मतलब यह है कि अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी मोबाइल की तरफ है, और अगर आप लैपटॉप के थ्रू देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लैपटॉप की तरफ है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनटू द पेपर। तो इस एपरेटस को, इस चेंबर को उसके परपेंडिकुलर रख दिया गया, यानी वर्टिकली अगर हम रखें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है और इस एपरेटस को अगर हम वर्टिकल रखें तो दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में इस चेंबर को रखने के बाद उन्होंने ये देखा कि कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल फोटोग्राफिक प्लेट के सेंटर को स्ट्राइक करते हैं और कुछ पार्टिकल उस सेंटर के बिल्कुल करीब जो है वो स्ट्राइक होते हैं और कुछ पार्टिकल सेंटर से दूर स्ट्राइक होते हैं। इसी बुनियाद पर उन्होंने रेडिएशन जो इमिट होते हैं उसको 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया। अब जो रेडिएशन बिल्कुल फोटोग्राफिक प्लेट की सेंटर को स्ट्राइक करता है, इसका मतलब ये कि ये रेज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में से पास होता है तो उस पे
मैग्नेटिक फोर्स लगती है और वो एक डायरेक्शन में डिविएट होता है। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि एक टाइप की रेज जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करती है, फोटोग्राफिक प्लेट की सेंटर को स्ट्राइक करती है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तो इसको नाम दिया गया है गैमा रेस। और दूसरा उन्होंने देखा कि जो राइट साइड पे रेडिएशन इमिट होते हैं उसको जब ऑब्जर्व किया गया तो ये देखा गया कि वो रेडिएशन फोटोग्राफिक प्लेट के सेंटर से दूर जाके एक पॉइंट पे स्ट्राइक होती है। तो यहाँ से इसका मतलब यह है कि इस पार्टिकल पे चार्ज है लेकिन वो चार्ज कम है, इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसको राइट साइड पे डिविएट करता है। अब हमें कैसे पता चलता है कि राइट साइड पे जो डिविएट होता है वो माइनस है और बीटा पार्टिकल है? वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम उसको मालूम कर सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम फाइंड आउट करते हैं या करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं या मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं। इसके मुताबिक जो थंब है इट शोज दी मैग्नेटिक फोर्स और जो दरमियान में फिंगर है ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसको हम इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करें तो मिडल फिंगर जो है इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ करंट। चूंकि बीटा पार्टिकल माइनस चार्ज है तो इसकी मिसाल करंट की सी है। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक राइट साइड पे डिफ्लेक्ट होती है, तो उसके मुकाबले में जब लेफ्ट साइड पे जो पार्टिकल डिफ्लेक्ट होती है उस पे अपोजिट चार्ज होगा। तो होता यूं है कि उन्होंने ये देखा कि जो लेफ्ट साइड पे रेडिएशन इमिट होते हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट का जो सेंट्रल पॉइंट है उसके नजदीक स्ट्राइक होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह पार्टिकल हेवी है, मासिव पार्टिकल है, इसका इनर्शिया ज्यादा है। जब इनर्शिया ज्यादा होता है तो उसमें चेंजेस लाना मुश्किल होता है, उसको डिविएट करना मुश्किल होता है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला गया कि ये मासिव पार्टिकल है और इस पे चार्ज भी ज्यादा है, तो उसको नाम दिया गया है अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल को हम कहते हैं हीलियम न्यूक्लियाई, उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरह साइंटिस्ट ने कहा कि रेडियोएक्टिव मटेरियल जो है 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन इमिट करते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा एंड गामा रेस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि किस वक्त एक एलिमेंट अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, वो कौन सी कंडीशन है, और वो कौन सी कंडीशंस है या किस वक्त जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट बीटा पार्टिकल को इमिट करता है और किस वक्त गामा रेस को वो इमिट करता है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और साथ में प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिव रेस जो है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट दी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। थैंक यू।